चलिए आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मॉडर्न फिजिक्स के कुछ एमसीक्यू के बारे में। हमने जो पॉसिबल हो सकते थे आपके पास वो डिस्कस करने की कोशिश करी। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में आपके पास नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में पूछा भी नहीं जाएगा। मतलब जो जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो हमने डिस्कस किए। बाकी आप भी वो जो प्रीवियस हमने जो पीडीएफ वगैरह भेजे हैं उनको देखते रहिएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट यूनिट जो आपके पास वो क्या है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक करके। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला आपके पास क्वेश्चन लिखिए इसमें, अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज पहला पहला पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, पहला पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा लिखना नेगेटिवली चार्ज, दूसरा नेगेटिवली चार्ज, तीसरा है अनचार्ज, चौथा है आपके पास नन ऑफ दिस। बोलो, अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, एस सी मतलब सेमीकंडक्टर। हाँ, अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, अनचार्ज और आपके पास नन ऑफ दिस। तो क्या होना चाहिए पी टाइप सेमीकंडक्टर? बोलो क्या होना चाहिए पी टाइप सेमीकंडक्टर? जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, आपके दिमाग में थॉट आ रहा होगा तो पी टाइप लिखा है मतलब ये पी टाइप है, ए टाइप नहीं। पी टाइप है मतलब ए मेंशन हो गया। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज अ पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, अनचार्ज, नन ऑफ दिस। आपके दिमाग में थॉट आता है कि वो आपके पास कैसा होगा, जरा बोलो पॉजिटिवली चार्ज होगा करके। कैसा होगा जरा बोलो, पॉजिटिवली चार्ज होगा करके। हाँ, यही तो आपके दिमाग में थॉट आता है, लेकिन होता नहीं है फिर ये। मैंने आपसे क्या कहा था, चाहे आप पी टाइप की बात करो या एन टाइप की बात करो, क्योंकि आप एक एटम आपके पास बाहर निकालो दो और एक ही एटम आपका इंसर्ट करा दो। मुझे एक बात, तो अगर ये क्रिस्टल है, सुनना मैं क्या कह रहा हूं करके, अगर ये कोई क्रिस्टल है सिलिकॉन का, ठीक है, बनता कैसे आपको पता है? सिलिकॉन का अगर कोई क्रिस्टल है, इसमें अगर मैं कह रहा हूँ सपोज के लिए 4 अगर एटम है, मुझे बताओ इसका नेट चार्ज कितना आएगा? पूरा 0। पता नहीं जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होते हैं करके हर एटम में, तो टोटल क्रिस्टल का नेट चार्ज कितना आएगा? 0। अगर मैंने इसमें से एक एटम अगर हटा दिया, अब कितना आएगा नेक्स्ट का नेट चार्ज? अरे अभी भी तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रोटॉन है इसमें, इतने इसमें भी उतने ही है। जितने इलेक्ट्रॉन इसमें उतने ही प्रोटॉन इसमें, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें उतने प्रोटॉन इसमें। इसका नेट चार्ज 0, सबका नेट चार्ज 0, तो पूरे क्रिस्टल का नेट चार्ज अभी भी कितना है? 0 है। अच्छा, इसके जगह मैंने एक आपके पास वो डाल दिया, क्या? एक आपका एटम इंसर्ट करा दिया। मेरे पी टाइप बनाने के लिए क्या डालना पड़ता था? एक आपके पास कोई भी डाल दो, एल्यूमिनियम आपको इंसर्ट कर दो। ठीक है, 13 ग्रुप के इंप्योरिटी मिलानी होती थी 14 ग्रुप में, तो हमें क्या देखने को मिलता है? जरा बोलो पी टाइप। मुझे बताओ, एक एटम मैंने मिला दिया, और जैसे ही एक एटम मिलाऊंगा, अभी आप बताओ इसका नेट चार्ज कितना आएगा? नेट चार्ज कुछ आएगा क्या? कितना आएगा? एल्यूमिनियम मैंने उठाया, एल्यूमिनियम, अच्छा एल्यूमिनियम एटम में नेट चार्ज कितना होगा? 0। मैंने इसको यहाँ की इसकी जगह पर रख दिया। अब बताओ इस पूरे क्रिस्टल का नेट चार्ज कितना है? 0। तो बात को समझने की कोशिश करिएगा, जब भी हम पी टाइप या एन टाइप फॉर्म करते हैं, तो एक क्रिस्टल हम आपके पास क्या कर रहे थे? जरा बोलो, क्रिस्टल में से एक एटम निकाल रहे होते हैं और एक ही एटम आपके पास मिक्स कर रहे होते हैं। जब एक एटम मिलाया और एक ही एटम बाहर गया, तो नेट चार्ज में कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। ये बात समझ आ रही? एक एटम ही मिक्स कर रहे हो और एक एटम ही क्या कर रहे हो? जरा बोलो बाहर निकाल लो, जिसकी वजह से नेट चार्ज में कितना रहेगा? जरा बोलो फिर से कितना रहेगा? जरा बोलो 0, यानी आपको अनचार्ज रहेगा। ये बात सुने, समझ आ रहा नहीं आ रहा? मैं क्या अनचार्ज रहेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके अंदर चार्जेस नहीं, चार्जेस हैं, लेकिन नेट चार्ज कितना है? जरा बोलो 0। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो ये न्यूट्रल है बीबी। कैसा है? जरा बोलो न्यूट्रल। वेट एवर भी तो आपके पास चाहे पी टाइप हो या एन टाइप हो, दोनों कैसे रहते हैं? जरा बोलो। मैंने पहले भी ये बात बताई थी, चाहे पी टाइप हो या एन टाइप हो, दोनों कैसे होते हैं? जरा बोलो। पी टाइप हो एन टाइप दोनों कैसे हो? जरा बोलो। इलेक्ट्रिकली कैसे होते हैं? न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि एटम ही आप मिला रहे हो और एटम ही आपने बाहर किया था। पी टाइप और आपके पास एन टाइप अगर मैं बात करूं, एन टाइप बात करूं, या फिर अगर हम बात करें आपके पास पी टाइप, ये दोनों ही आपके पास क्या होते हैं? जरा बोलो। आर बोथ क्या होते हैं? जरा बोलो। इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? जरा बोलो। इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? न्यूट्रल।
समझ में आई बात? मैं क्या करूं, आपके दिमाग में थॉट आता है कि भाई ये तो एन टाइप है तो नेगेटिवली चार्ज, पी टाइप है तो पॉजिटिवली चार्ज, बड़ा आसान सा रहता है, अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ में आ गई बात? तो कैसा रहता है जरा बोलो, अनचार्ज या न्यूट्रल, दोनों ही। क्यों? एटम में मिलाया था और एटम में क्या करा था जरा बोलो, बाहर गया था। ये समझने वाली बात है, तो ऐसी गलती ना करें। नेक्स्ट, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम efficiency of maximum efficiency of half wave rectifier is, पहला है आपके पास 25.3%, दूसरा है 40.6%, तीसरा है 50.5%, चौथा है 81.2%। बोलो भाई, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाँ, कोई बात नहीं, रिवीजन करिए। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर कितनी होती है? एफिशिएंसी कितनी होती है जरा बोलो? 40.6। ये आपको डायरेक्टली याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, 40.6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आपके पास आर एल डिवाइडेड बाय आर डी करके, इस तरीके से कुछ आपके पास आता था इन जनरल फॉर्मूला जो आता है। ठीक है, आर डी डिवाइडेड बाय, ठीक है, आर डी डिवाइडेड बाय आर एल, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला आता है एफिशिएंसी का हाफ वेव रेक्टिफायर का। फुल वेव में यहाँ पर 81.6 आ जाता है। ये किसके लिए जरा बताओ तो? ये हाफ वेव के लिए है, हाफ वेव के लिए। फुल वेव में आपके पास यहीं पर अगर बात करूं फुल वेव का, तो फुल वेव के लिए आपके पास जो एफिशिएंसी आती है वो कितनी आती है जरा बोलो? 81 पॉइंट आपके पास 2%। ठीक है, आपको डायरेक्टली ये इसके लिखने की जरूरत नहीं है, रेजिस्टेंस वाले पार्ट को लिखने की जरूरत नहीं है, इतने से पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोड की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो आपके पास ये वाला जो टर्म आपके पास ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास ये वाला टर्म लगभग जीरो जैसा हो रहा होता है, ये वाला टर्म जीरो, तो 41.6 इसी को हम लिखते हैं आपके पास क्या, रफली 40.6% लिखते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इस पूरे की वैल्यू लगभग जीरो हो रही थी, 41 पॉइंट से आपके पास 6 के आसपास आता है। फुल वेव की जो होती है आपके पास वो 81.2 होती है, दुगना दो से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये होती है आपका 40.6, ये ध्यान में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपके पास पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड, डायोड is formed by, is formed by, पहला सेमीकंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, इंसुलेटर, तीसरा कंडक्टर, और चौथा आपके पास नन ऑफ दिस। तो पीएन जंक्शन डायोड बनता है किससे बनता है? ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, किससे बनता है जरा बोलो? सेमीकंडक्टर से बनते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, आप कहोगे ये क्वेश्चन नहीं आया होगा, ये भी आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्पलीफायर डिवाइस, एम्पलीफायर डिवाइस इज, पहला है आपके पास डायोड, दूसरा है रेजिस्टेंस, तीसरा है ट्रांजिस्टर, चौथा है कैपेसिटर। बताओ तो फिर क्या होगा? बोलो। अरे एम्पलीफायर डिवाइस किससे भी बनती है? एम्पलीफाई करने का काम कौन करता है? ट्रांजिस्टर यूज करते हैं ना। मैंने आपसे क्या बोला था? हमारे पास एक ट्रांजिस्टर एक डिवाइस होती है, ठीक है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर एज एन स्विच, तीन आपका एप्लीकेशन होती है मेजर इसकी। यहां से मैंने कहा था इसमें आपको इनपुट सिग्नल देते हैं, ठीक, ये लो वोल्टेज का सिग्नल होता है,
कि आपके पास ये क्या इधर क्या हो जाता है जरा बोलो, ये हाई वोल्टेज के सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, हाई एम्पलीट्यूड के सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीफिकेशन बोलते हैं। यहाँ इसका आपके पास एम्पलीट्यूड कम होगा, यहाँ एम्पलीट्यूड एम्पलीफाई हो जाता है। और अगर हम आपके पास यहाँ का ए बी अगर डिफाइन करना चाहें, मतलब वोल्टेज गेन कितना होगा, वी इनपुट आपके पास वी आउटपुट बाई वी इनपुट आपके पास, इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, वोल्टेज गेन। ठीक है, तो एम्पलीफाई करने का काम काम करता है ट्रांजिस्टर करता है भाई। कौन काम करता है, ट्रांजिस्टर। डायोड क्या काम करता है, रेक्टिफिकेशन का काम करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकने का काम करता है। ठीक है, कैपेसिटर आपके पास क्या काम करता है जरा बोलो। कैपेसिटर अगर हम बात करें, कैपेसिटर चार्ज स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, चार्ज स्टोर करने का काम करता है, ये समझ में आना चाहिए। चलिए आगे, तो ट्रांजिस्टर जो है एम्पलीफायर डिवाइस होती है जो एम्पलीफिकेशन का काम करती है, यानी कि लो वोल्टेज सिग्नल को हाई वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करती है। इफ एनी एन एन एच बी द if any and nh be the number of electron and hole, ये ऐसा hole per unit volume, then for intrinsic semiconductor पहला ऑप्शन है n is greater than nh, दूसरा n is less than nh, तीसरा n इक्वल होगा nh, और चौथा नन ऑफ दिस। बोलो भाई, अगर एनी और एनएच आपके पास क्या लिख रहे हैं जरा बोलो, नंबर ऑफ होल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर आपके पास इनमें से क्या कंडीशन बनती है बताओ, क्या कंडीशन बनती है जरा बोलो। कंडीशन बनती है सी, पता है ना। अगर हमारे पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता था, इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, तो इसमें होता क्या है, इधर आपके पास समझ में आता है, इधर आपके पास ये वैलेंस बैंड होता है, ये कंडक्शन बैंड होता है, इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। यहाँ आपको पता है यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, और जैसे हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, जैसे इसको हम सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पर ले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तो यहाँ क्या बन जाता है, एक होल बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपके पास अगर यहाँ अगर होल क्रिएट होता है तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है। मैंने कहा भी एक यहाँ से आपके पास यहाँ पहुंच गया, एक आपके पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पहुंच गया, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा, जैसे ही लगे एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेगा जरा बोलो, यहाँ, तो यहाँ एक क्या हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। तो दो होल अगर आपके पास वैलेंस बैंड में बन रहे तो दो ही होल आपको, दो इलेक्ट्रॉन कहाँ बनने जरा बोलो, इलेक्ट्रॉन कहाँ क्रिएट हो रहे जरा बोलो, कंडक्शन बैंड में। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा कंडक्शन बैंड में होता है, और जो होल जो होता है आपके पास कहाँ होता है जरा बोलो, हमेशा वैलेंस बैंड में होता है। होल सिर्फ यही मूव कर सकता है, होल यहाँ नहीं बन सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में थॉट है इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ भी तो होल बन जाएगा। होल वहां बनता है जहां पर आपके पास एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाता है। ठीक है, तो समझ में आना चाहिए, दो अगर आपके पास होल यहाँ क्रिएट होंगे, आपके पास दो ही इलेक्ट्रॉन आपके पास बनते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ठीक है, अच्छा, दूसरा आपको ये भी बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका नंबर ऑफ होल से ज्यादा होते हैं, किसमें जरा बताओ तो, ये किसमें होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल से ज्यादा है, किसमें होता है, एन टाइप में। हाँ, पी टाइप में क्या होता है, नंबर ऑफ होल ज्यादा होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, ये किसकी का, ये किसके लिए जरा बताओ तो, इसमें साइड से भी एक्सप्लेन कर दे दिए, किसके लिए जरा बोलो, एन टाइप के लिए। और ये किसके लिए जरा बोलो बोलो, पी टाइप के लिए। और ये किसके लिए जरा बताओ तो जरा बोलो, ये किसके लिए है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए या प्योर सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, डायोड आर यूज्ड इन द सर्किट, डायोड आर यूज्ड इन द सर्किट, सर्किट पहला पार्ट है रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन, दूसरा एम्पलीफिकेशन, तीसरा बोथ ए एंड बी, चौथा
नॉन ऑफ दिस। चलो, डायोड आर यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किए जाते हैं? रेक्टिफिकेशन के लिए, एम्प्लीफिकेशन के लिए, दोनों के लिए? कोई नहीं, रेक्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, ओनली रेक्टिफिकेशन। इसके लिए एम्प्लीफिकेशन के लिए क्या यूज करते हैं? अरे वो अभी तो बताया था, ट्रांजिस्टर यूज करते हैं करके। नेक्स्ट, when the temperature when the temperature of semiconductor material increases, then its resistivity या रेजिस्टेंस, आप एक ही बात है। ठीक है, इंक्रीजेस। दूसरा ऑप्शन बी आपके पास, डिक्रीजेस। तीसरा रिमेन अनचेंज। नॉन ऑफ दिस। रेजिस्टिविटी की जगह आपके पास रेजिस्टेंस भी लिखा हो सकता है, ऐसा रेजिस्टेंस भी लिखा हो सकता है। ठीक है, रेजिस्टेंस भी लिखा हो सकता है। बोलो, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल इज आपके पास इंक्रीजेस, देन इट रेजिस्टिविटी। अगर टेम्परेचर का बढ़ाते तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से आपको पता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। पता है ना आपको, पता है कि अगर मैं सिलिकॉन, अगर आपके पास एक सिलिकॉन क्रिस्टल लेता हूं, तो सिलिकॉन क्रिस्टल आपस में कैसे होते हैं जरा बोलो? किस कौन से बॉन्ड से अटैच रहते हैं जरा बोलो एक दूसरे के साथ? किस बॉन्ड के साथ अटैच रहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। और कोवेलेंट बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है। ये कौन से बॉन्ड होते हैं? इन बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है जरा बोलो? वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, अब किसके कंपेयर में बात हो रही? मेटल के कंपेयर में बात हो रही है, और कुछ नहीं। तो जब बॉन्ड अगर वीक होगा तो समझ में आता है आपके पास क्या होगा जरा बोलो? जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है जरा जरा बोलो? बॉन्ड क्या हो जाते हैं जरा बोलो? ब्रेक हो जाते हैं। और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल क्या हो जाएंगे जरा बोलो? फ्री। इलेक्ट्रॉन और होल फ्री होंगे तो क्या हो जाएगा जरा बोलो? इलेक्ट्रॉन का फ्री होंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? घटेगी। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में रिलेशन क्या होता है? कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका रेजिस्टिविटी होता है ना। ये तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या होती है इसकी? बोलो, रेजिस्टिविटी क्या होती है? घटती है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? मैंने कहा था रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसके लिए? सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है जरा बोलो? घट जाती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ये। ठीक, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इसका, और अगर कंडक्टिविटी के साथ रिलेशन देखेंगे तो क्या आएगा? कंडक्टिविटी के साथ आएगा सिग्मा प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? टेम्परेचर। समझ में आई बात? टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी आपके पास कंडक्टिविटी क्या होती है जरा बोलो? बढ़ती है। कंडक्टिविटी क्या होती है जरा बोलो? बढ़ती है। ये तो ये समझ में आना चाहिए भाई। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? घटेगी। तो ऑप्शन हो जाएगा ये। बड़ी सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस भी घटेगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। नेक्स्ट आपके पास जीनर डायोड। जीनर डायोड इज यूज्ड फॉर पहला ऑप्शन है एम्प्लीफिकेशन। दूसरा ऑप्शन है रेक्टिफिकेशन। तीसरा ऑप्शन है स्टेबलाइजेशन। चौथा ऑप्शन है प्रोड्यूसिंग ऑसिलेशन इन एन ऑसिलेटर। बोलो भाई, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। किसके लिए यूज करते हैं? स्टेबलाइजेशन के लिए।
वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए किसका यूज करते हैं जरा बोलो? जीनर डायोड का यूज करते हैं। ये बात समझ आई? किसका यूज करते हैं जरा बोलो? वोल्टेज रेगुलेशन या आपके स्टेबलाइजेशन के लिए किसका यूज करते हैं? जीनर डायोड का यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको फॉरवर्ड वाइज में यूज करते हैं, रिवर्स वाइज में यूज करते हैं? बोलो, इसकी बाइसिंग कौन सी होती है? हैं? रिवर्स वाइज में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं इसको? रिवर्स वाइज में यूज करते हैं। ठीक है, चलो। एट एब्सोल्यूट 0 डिग्री केल्विन सिलिकॉन एक्ट एज, ठीक है, ऐसा ही एक्ट करेगा। सेमीकंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा आपके पास कंडक्टर, उसके बाद चौथा आपके पास नन ऑफ दिस। बोलिए भाई, प्योर सिलिकॉन जो होता है एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन आपका एक्ट करेगा। सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर, या फिर आपके पास नन ऑफ दिस। किसकी तरह एक्ट करता है सिलिकॉन? पता है ना सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? अगर हम, मैंने बोला था आपको, अगर आपको याद आ रहा हो, बनाया होगा मैंने 3 कंडीशन में ग्राफ बनाया होगा। ये 0 डिग्री केल्विन पर कैसा सिचुएशन होती है? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अगर आप देखोगे तो वैलेंस बैंड क्या होता है जरा बोलो? कंप्लीटली आपका फील्ड होता है। और ये कंप्लीटली कैसा होता है? एंड एम्प्टी होता है। ये कंप्लीटली कैसा होता है जरा बोलो? फील्ड। मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? यहाँ होते हैं। इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी होने के लिए, कंडक्टिविटी होने के लिए इलेक्ट्रॉन का कहां होना जरूरी है? इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड में होना जरूरी है। और अगर हम 0 डिग्री केल्विन पर अगर हम देखें तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं जरा बोलो? यहाँ। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? बाउंड इलेक्ट्रॉन है। ये बाउंड इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि कहां है? बॉन्ड के अंदर। ये कहां है? बॉन्ड के अंदर है। ये समझ में आना चाहिए, इसलिए ये बाउंड इलेक्ट्रॉन है। और बाउंड इलेक्ट्रॉन आपके पास कंडक्टिविटी शो नहीं करता है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन को फ्री होना पड़ेगा। फ्री होने के लिए आपको पास, आपको कहां? रूम टेम्परेचर पर ले जाना पड़ेगा। तो 0 डिग्री केल्विन पर अगर हम बात करें तो एक सिलिकॉन जो कि सेमीकंडक्टर है, लेकिन एक्ट किसकी तरह करता है जरा बोलो? इंसुलेटर की तरह। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ that is KCL is based on, किस पर बेस्ड है? पहला आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तीसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और चौथा है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हाँ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से भी पता चल जाता है ना, डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू आपके पास क्या था? डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू हमारे पास 0 आता था, याद है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से भी पता चल जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी क्या रहती है जरा बोलो? जब भी हम अगर बात करें, चार्ज डेंसिटी 0 नहीं, कांस्टेंट क्या रहती है? जब भी आपके पास करंट फ्लो होता है तो चार्ज डेंसिटी कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो जैसी कांस्टेंट रहेगी तो डाइवर्जेंस ऑफ जे कितना आ जाएगा जरा बोलो? 0। डाइवर्जेंस ऑफ जे 0 क्या इंडिकेट करता है? कौन सा लॉ, किस लॉ को इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है, हाँ, किरचॉफ केसीएल को रिप्रेजेंट करता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ को, मैथमेटिकल फॉर्म है उसकी। ठीक है, अब ये समझ में आना चाहिए, हमने बोला था किरचॉफ फर्स्ट लॉ का किस चीज को इंडिकेट करता है? कंजर्वेशन ऑफ मास को इंडिकेट नहीं करता है। ये आपका कंजर्वेशन ऑफ आपका एनर्जी को भी इंडिकेट नहीं करता, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को इंडिकेट करता है। मतलब किसी भी सर्किट में जितना आपके पास चार्ज आपका किसी जंक्शन पर आता है, उतना ही चार्ज उस जंक्शन से चला जाता है।
ठीक है, चार्ज आपके पास कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होता है, ठीक है, ये समझने वाली बात है। फिर मैथमेटिकल फॉर्म है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये डायरेक्टली पूछी जा सकती है और ये भी हमने पहले डिस्कस कर ली है कई बार। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ करंट आई, ठीक है, आई की वैल्यू बतानी है। ये आपके पास 10 एम्पियर है, ठीक है, ये आपके पास 8 एम्पियर है और ये आपके पास 1 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, ठीक है। चलो, करंट आपके पास इस आई की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन ए आपके पास है, ऑप्शन ए 7 एम्पियर, बी आपके पास 6 एम्पियर, सी आपके पास 5 एम्पियर, डी आपके पास 8 एम्पियर। बोलो भाई, किसकी वैल्यू बतानी है? वैल्यू बतानी है आई की। अप्लाई करिए, बताओ क्या आएगा। अगर आप इस जंक्शन पर देखोगे, इस जंक्शन पर करंट कितनी आ रही है जरा बताओ तो। आ कितनी रही है 10, और सिर्फ जा कितनी रही है जरा बोलो। इस जंक्शन पर जरा आ कितनी रही 10 और जा कितने 8, तो और कितनी जानी चाहिए? 2 और जानी चाहिए। कहाँ भाग रही, इधर ही इधर जा सकती है, 2 एम्पियर इधर चल गई। इसलिए इनकमिंग करंट किसके इक्वल होती है? आउटगोइंग। सम ऑफ इनकमिंग करंट का जो सम होता है, इनकमिंग इनकमिंग करंट का जो सम होता है किसके इक्वल होता है जरा बोलो, किसके इक्वल होता है? आउटगोइंग करंट के इक्वल होता है, ये बताना चाहिए। तो ये आपके पास 8 और एक और एक ही आने वाली का करंट है 1 एम्पियर और 8 एम्पियर, तो जाने वाली करंट कितनी हो जाएगी? 9 एम्पियर। अब 9 में से 3 एम्पियर इधर चलेगी तो इधर कितनी जाएगी जरा बोलो? 6 एम्पियर। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अरे ये समझ रहे हैं, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 7 एम्पियर, ये समझ में आया नहीं आया बताओ तो। मैंने कहा कि ये 10 एम्पियर आ रही है तो जाएगी भी तो 10 ही। 8 जा रही थी, 2 इधर की तरफ जाएगी, फिर उसके बाद 8 इधर की तरफ, 1 एम्पियर इधर की तरफ, तो इधर आपको इनकमिंग करंट इस जंक्शन पे देखो आ कौन रही है? एक ही है, तो जाएगी भी कितनी? आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। तो आपको अगर आने वाली, अगर आपके पास 1 एम्पियर और 8 एम्पियर, तो जाने वाली भी 9 होगी भाई। आने वाली 9 है तो जाने वाली भी 9 होगी। अब इस जंक्शन पे जरा देखो, आ कितनी रही है इसमें जरा बोलो, आ कितनी रही है जरा बोलो? 9, और जा रही है सिर्फ 3, तो और कितनी जानी चाहिए? 6 एम्पियर जानी चाहिए, तो 6 एम्पियर बना दिया। चलो फिर नेक्स्ट, इसे लिखना, टू आइडियल डायोड आर कनेक्टेड टू अ बैटरी टू आइडियल डायोड आर connected to a battery as shown in the figure, as shown in the figure, ठीक है। the current supplied by the battery the current supplied by the battery कितनी होगी? पहला आपका ऑप्शन दे रहा है आपका 0.75 एम्पियर, दूसरा आपसे बोल रहा है 0 एम्पियर, तीसरा 0.25 एम्पियर और चौथा आपके पास 0.5 एम्पियर। अब फिगर भी देख लो फिर आपके पास क्या है करके। ये ठीक है, ये 10 ओम है, ये आपके पास 20 ओम है। ये आइडियल डायोड है ना, पता है आपको आइडियल डायोड क्या होते हैं करके?
दूसरा आपके पास ये 5 वोल्ट है, कितना है 5 वोल्ट। बताओ तो फिर करंट कितनी आएगी बैटरी से? करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, बोलो। है वीक कोड़ा यार करो। हाँ तो वो तो लगाएंगे, लेकिन पहले बताओ तो सही, इधर देखो, मुझे बताओ D1 और D2 में से कौन फॉरवर्ड वाइज है कौन रिवर्स वाइज है? बताओ तो। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका ये क्या है P, ये क्या है N, पता है ना? ये क्या है P, ये क्या है जरा बोलो N। नेगेटिव टर्म है हाई पोटेंशियल के साथ और पॉजिटिव टर्म लो पोटेंशियल के साथ। ये फॉरवर्ड वाइज है रिवर्स वाइज है? D2 किस में है? रिवर्स वाइज में है। और आपका D1 किस में है जरा बताओ तो बोलो? फॉरवर्ड वाइज में। अच्छा सुनो, आइडियल डायोड अगर है और ये रिवर्स वाइज में फॉरवर्ड वाइज में, ये रिवर्स वाइज में तो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा जरा बताओ तो? ये रेजिस्टेंस कितना बनाएगा? अरे ये आपको बताना चाहिए, कोई डायोड अगर रिवर्स वाइज में होता है तो रिवर्स वाइज में कितना रेजिस्टेंस आता है उससे? बोलो कितना रेजिस्टेंस, आइडियल डायोड कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है? आइडियल डायोड रेजिस्टेंस ऑफर करता है इनफाइनाइट। कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है? इनफाइनाइट। मतलब ये करंट को रिवर्स वाइज में करंट फ्लो होती है क्या? नहीं, रिवर्स वाइज में नहीं होती है। इसका मतलब इसमें से करंट फ्लो ही नहीं होगी। इसका मतलब करंट नहीं फ्लो की मतलब कैसा हो जाएगा? ओपन सर्किट। मतलब आप ऐसा समझिए, ऐसा ऐसी कंडीशन बन जाएगी कुछ, ऐसा हो जाएगा कुछ, ऐसा ऐसा काम ही नहीं कर रहा होगा ये, ऐसा हो जाएगा कुछ, ये समझ में आना चाहिए। अब जब इसमें करंट ही नहीं फ्लो हो रही है तो करंट कहां से फ्लो हो रही है? इसका मतलब इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, अच्छा ये काम करेगा नहीं करेगा? फॉरवर्ड वाइज में रिवर्स डायोड काम करता है, रिवर्स वाइज में काम नहीं करता है, इसमें से करंट ही नहीं फ्लो होगी, सिर्फ यही डायोड काम करेगा। और अगर डायोड का फॉरवर्ड वाइज में, तो फॉरवर्ड वाइज में इसका रेजिस्टेंस कितना होता है जरा बोलो? कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है? 0। इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? फॉरवर्ड वाइज में रेजिस्टेंस, ये तो रिवर्स वाइज के लिखा है, फॉरवर्ड वाइज में रेजिस्टेंस कितना होता है जरा बोलो? कि इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। रेजिस्टेंस 0 मतलब क्या हुआ, समझ में आता है? रेजिस्टेंस 0 मतलब इसको हम नेग्लिजिबल वायर की रेजिस्टेंस से रिप्लेस मार देंगे। मतलब कैसा आएगा ये? ऐसा सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा। ये तो ये आएगा, ये वायर होगी, ये रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम का, ये तो कुछ बनेगा नहीं क्योंकि इसमें करंट ही नहीं फ्लो हो रही है, सिर्फ आपको एक बैटरी आ गई, खत्म, सिंपल सा सर्किट है। ये कितना है? 5 वोल्ट। तो आप इसमें करंट नहीं निकाल सकते हो क्या? आई इक्वल टू कितना आ गया? V बाई आर। तो कितना आ गया? V की वैल्यू 5 बाई कितना 10, तो कितना आ गया? 1/2। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? 0.5 एम्पियर। समझ भाई मैं क्या कह रहा हूं करके? तो कितना आ जाएगा? 0.5 एम्पियर। बिल्कुल ऑप्शन डी। रिवर्स वाइज, अगर आइडियल डायोड है तो रिवर्स वाइज में ध्यान में रखना है कि ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है जरा बोलो? इनफाइनाइट। इसमें यानी कि ओपन सर्किट हो जाता है, आप ऐसा बोल सकते हो। इसका मतलब क्या हो जाता है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब सर्किट कैसा हो जाता है? ओपन सर्किट हो जाता है। ये समझने वाली बात है। और इस समय जब रेजिस्टेंस ये फॉरवर्ड वाइज में होता है, ये क्या होता है जरा बोलो? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या जब बोलते हैं इसको? शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट में हम एक डायोड को नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस की वायर से रिप्लेस मार देंगे। ये समझ में आना चाहिए, ठीक है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इन द गिवन फिगर अ डायोड, इन द गिवन फिगर अ डायोड connected to external resistance, connected to external resistance R इक्वल टू आपको 100 ओम, 100 ओम, एन ईएमएफ ऑफ 3.5 वोल्ट, एन ईएमएफ ऑफ कितना दे रखा है? 3.5 वोल्ट, ठीक है। इफ द बैटरी आपके पास, इफ द बैरियर पोटेंशियल में, इफ द बैरियर पोटेंशियल, बैरियर
potential across the diode is across the diode is क्या 0.5 volt. The current in the circuit will be the current in the circuit will be पहला ऑप्शन है 40 एम्पियर, ठीक है, मिली एम्पियर। दूसरा है 20 मिली एम्पियर। तीसरा ऑप्शन है 35 मिली एम्पियर, 35 मिली एम्पियर। चौथा ऑप्शन है 30 मिली एम्पियर। ये चार ऑप्शन है। फिगर क्या दे रखा है ये बता देते हैं। एक डायोड है, एक रेजिस्टर है, ये आपके पास इस तरीके का, ये 3.5 वोल्ट की बैटरी है, इसका रेजिस्टेंस आपके पास 100 ओम है, ठीक है। ये डायोड डी है और ये क्वेश्चन है। बताओ तो फिर क्या आएगा, बोलो। मैंने आपको किस टाइप के भी क्वेश्चन करा रखे, दोनों टाइप के क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा 3.5 वोल्ट की बैटरी है, कितनी वोल्ट की है जरा बोलो। 3.5। अगर 3.5 वोल्ट की है तो समझ में आता है कि यहां से जैसे आप इन्हें सर्किट में लगाओगे, यहां पर कितना वोल्टेज खर्च हो जानी, जरा बताओ। इसका क्रॉस कितनी खर्च हो जानी, जरा बोलो। इसका क्रॉस 0.5 वोल्ट, इसका बैरियर पोटेंशियल कितना है 0.5 वोल्ट का। इसका बैरियर पोटेंशियल 0.5 वोल्ट का कहने का मतलब क्या है कि यहां पर कितनी वोल्टेज खर्च हो जाएगी, जरा बोलो। 0.5 वोल्ट। तो इस रेजिस्टर को कितनी वोल्टेज मिलेगी बता सकते हो। अगर 0.5 यहां खर्च हो गया तो इसको कितनी वोल्टेज मिली, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज रही, इसका मतलब कितनी रही, जरा बोलो। 0.5 तो कहां खर्च होगी, इसका यहां खर्च होगी, तो बची कितनी वोल्टेज, जरा बोलो। 3 वोल्ट। और 3 वोल्ट किसको मिलेगी, जरा बोलो। इसको मिलेगी। अब नहीं मिलेगी क्या। अगर 3 वोल्ट अगर इसको मिली तो हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, आई इक्वल क्या लगा सकते हैं, वी बाई आर। तो इसका क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, जरा बोलो। 3 वोल्ट। और इसका रेजिस्टेंस कितना है, जरा बोलो। 100। तो यहां से अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और 10 से अगर डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 1000 आ जाएगा, और आपके पास ऊपर आएगा तो 30 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30 मिली एम्पियर, विच इज ऑप्शन आपके पास क्या, डी। ये तो सिंपल सी बात है। मैं कह रहा हूं कि 3.5 अगर वोल्ट लगाया, यहां पर अगर 0.5 अगर वोल्ट खर्च होगा नहीं होगा, तो बचा वोल्टेज कितना है, 3 वोल्ट। मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, क्योंकि हम यहीं से करंट का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो इसी के लिए ना, करंट का फॉर्मूला तो इसी के लिए है ना, रेजिस्टर के लिए, आई इक्वल वी बाई आर। इसके लिए हम आपको थोड़ी, इसका रेजिस्टेंस थोड़ी गिवन है, इसका रेजिस्टेंस गिवन होता तब भी निकाल देते, इसका रेजिस्टेंस के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है, तो हम इसके लिए बात करेंगे। अभी बात करना सर इसका रेजिस्टेंस, तो आपके पास अगर फॉरवर्ड बायस में तो ये आपके पास कितना होगा, 0। अरे भाई वो तब था, ये जब आइडियल डायोड था, अभी आइडियल डायोड थोड़ी है। ये आपके पास 0.5 का वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है इसमें, ये आइडियल डायोड नहीं है, इसका रेजिस्टेंस आपको बता भी नहीं रखा, तो यहीं से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 0.5 वोल्ट यहाँ खर्च हुई, 3 वोल्ट बची, 3 वोल्ट इसका क्रॉस खर्च होगी, तो इसके लिए फॉर्मूला लगा आई इक्वल टू वी बाई आर। वी की वैल्यू इसके क्रॉस 3 है, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि मिली एम्पियर में ऑप्शन थे। ये आएगा आपके पास कितना, ये आया था 3/10। तो हमने आपको 3/100 मतलब उसको कन्वर्ट कर लिया, 3/100 को, क्या आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द मैक्सिमम power transferred to the load, the value of RL, ठीक है। एक सर्किट दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको 4 ओम है, इसमें एक 10 वोल्ट की बैटरी है, इसमें एक लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है, और ये लोड रेजिस्टेंस आपके पास RL है।
ये 10 वोल्ट की बैटरी है, आपको आरएल की वैल्यू बतानी है। बोलो भाई, फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड, ठीक है, टू द लोड, द वैल्यू ऑफ आरएल क्या होनी चाहिए? कुछ ऐसा पढ़ा है आपने? कौन सी थ्योरम है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहती है कि पावर डिलीवर्ड टू द लोड, लोड में आपके पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होती है? लोड में, ये जो आपका लोड में जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होती है? जब जो इंटरनल रेजिस्टेंस, ध्यान सुना, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब इस सर्किट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ये होगा, लोड को छोड़ के बाकी जो रेजिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये जो सर्किट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है जितना भी होगा, अभी कितना है? 4 है, ये किसके इक्वल हो जाए जरा बोलो? जब पूरे सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हम बात करें किसके इक्वल होता है जरा बोलो? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। उस समय पावर डिलीवर्ड टू द लोड कैसी होती है? इस समय जब इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास किसके इक्वल होता है जरा बोलो? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कि लोड रेजिस्टेंस आप इसको बोल सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा, लोड रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। उस समय जो पावर डिलीवर्ड होती है वो क्या होती है जरा बोलो? मैक्सिमम। और सब टाइम पर आपका पावर डिलीवर्ड क्या आएगी? कम आएगी। तो अगर मैं बात करूं तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी देर की? 4 देर की, और एक्सटर्नल कितना है जरा बोलो? आरएल। तो क्या हो जाएगा? आरएल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 ओम। बिल्कुल। चलिए, नेक्स्ट आपके पास एन इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर इज पहला, जस्ट लाइक एन अल्टरनेटर, जस्ट लाइक एन अल्टरनेटर। दूसरा, नथिंग बट एन एम्पलीफायर, नथिंग बट एन एम्पलीफायर। सी आपके पास एन एम्पलीफायर, एम्पलीफायर विद आपके पास फीडबैक। चौथा ऑप्शन है कन्वर्ट एसी इंटू डीसी, कन्वर्ट एसी इंटू डीसी। क्या होता बताओ? एन इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर, ऑसिलेटर सर्किट में एक्चुअल में होता क्या आपको पता है? मैंने आपको बताया था ये एम्पलीफायर होता है, ठीक है। एम्पलीफायर में हम क्या करते हैं जरा बोलो? इनपुट सिग्नल देते हैं, ये आपके पास इनपुट सिग्नल लगा दिया, यहां क्या मिलेगा जरा बताओ? तो आउटपुट मिलेगा। क्या मिलता है जरा बोलो? आउटपुट। इस आउटपुट को हमने क्या करना होता है जरा बोलो? इस आउटपुट वाले सिग्नल को कहां अप्लाई कर देना होता है जरा बोलो? विद फीडबैक के साथ। ये आपके पास फीडबैक आपके पास नेटवर्क के साथ हमने किसके साथ लगा देना होता है जरा बोलो? इनपुट के साथ लगा देना होता है, ऐसे करके, ऐसे करके। ये क्या है जरा बोलो? फीडबैक आपके पास है। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है क्या है करके। लेकिन हमसे इतना नहीं पूछा, हमसे बोला आपके पास क्या होता है। तो ऑसिलेटर में हम करते ही क्या है? एम्पलीफायर यूज करते हैं, या फिर आपके पास ऐसा बोल सकते हैं ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। एम्पलीफायर का मतलब ही, या फिर क्या किससे मतलब है? ट्रांजिस्टर से मतलब है, ट्रांजिस्टर यूज किया है करके। ट्रांजिस्टर क्या करता है? सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, वो आउटपुट मिलता है। अगर वो आउटपुट में जो सिग्नल है वो ऑसिलेट नहीं कर पा रहा है, तो उसको ऑसिलेट कराने के लिए दोबारा उसको एम्पलीफाई कराने के लिए, क्योंकि ऑसिलेट नहीं कर पा रहा मतलब उसका एम्पलीट्यूड घट जा रहा है, तो उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए आपको होता है ना, प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि हम इन जनरल डिवाइसों में जो हम सिग्नल देखते हैं वो इस तरीके से ऑसिलेट नहीं करता, वो डैम्प्ड हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है। जैसे टैंक सर्किट एलसी ऑसिलेशन आपने देखा है इन जनरल, अगर उसमें आर होता है तो ये जो ऑसिलेशन होते हैं वो कुछ ऐसे हो जाते हैं कुछ देर बाद।
इनको दोबारा ऐसी साइकिल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एम्पलीफायर लगते हैं, पहले सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं जरा बोलो। लेकिन ये प्रोसेस बार बार रिपीट कैसे की जाती है, विद आपके पास फीडबैक के साथ रिपीट की जाती है। आउटपुट में मैंने कहा भाई यहां से 2 वोल्ट दिया, जैसे मैंने कहा अभी सपोज के लिए, जैसे सपोज के लिए आप ऐसा समझ लीजिए, इसकी सपोज के लिए ये वोल्टेज कितनी है, 2 वोल्ट है। कितने का वोल्ट का है, 2। और मुझे इसको कितना वोल्ट पहुंचाना है जरा बोलो, मानो आपके पास कितना पहुंचाना है जरा बोलो, 16 वोल्ट पहुंचाना है। मैंने कहा भाई इसकी वोल्टेज कितनी है जरा बोलो, 2, और मुझे कितना वोल्ट पहुंचाना है, क्योंकि इसको क्या करना है, ऑसिलेट कराना है। इसी जैसे ये ऑसिलेट करा तो बाकी सारे सिग्नल ऐसे ऑसिलेट करने चाहिए। तो इसको 16 पहुंचाने के लिए मेरे को करना पड़ेगा, पहले क्या मैंने यहाँ से 2 सप्लाई किया, और 2 से यहाँ मेरे को कितना मिलेगा जरा, कितनी वोल्टेज मिल जाएगी, मैंने कहा दुगनी होगी, सपोज कर लिया दुगनी हो गई। मैंने कहा 2 बढ़ा देता है। अब लेकिन ये 4 ये वोल्टेज होगी क्या, ये 16 हो पाई क्या, नहीं। ऑसिलेशन करने के लिए मैंने कहा आपके पास इसकी वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, सबके 16 होनी चाहिए। तो इसको दोबारा आप कहां देते हो जरा बोलो, इनपुट में देते हो। इस 4 को इनपुट में देते हो, आपके पास इनपुट में देने के बाद आपके पास यहाँ जैसे ही 4 पहुंचेगा तो 4 को फिर ये कितना कर देता है, मैंने कहा ये कितना कर देता है, 2 कर देता है। और देकर 2 करेगा तो फिर कितना हो जाएगा जरा बोलो, 8। फिर ये 8 अभी सफिशियंट है ही नहीं, फिर ये कहां जाएगा जरा बोलो, फीडबैक के थ्रू कहां जाएगा, फिर से इनपुट में। फिर से ये क्या करेगा, इसको कितना बना देगा जरा बोलो, 16। तब जाके हम बोलेंगे आपके पास ये ऑसिलेशन आपको हो चुके हैं करके। तो ये सब कुछ कराया किसके थ्रू जाता है, ये कराया जाता है फीडबैक के थ्रू, फीडबैक नेटवर्क के थ्रू। फीडबैक नेटवर्क होता है। तो एम्पलीफायर मतलब पहली बार ट्रांजिस्टर होता है इसमें, और ट्रांजिस्टर के साथ आपके पास क्या होता है जरा बोलो, विद फीडबैक होता है। ठीक है, केवल आपके पास एम्पलीफाइफिकेशन नहीं होता है, ठीक है, केवल अल्टरनेटर नहीं होता है, एसी को डीसी में भी कन्वर्ट नहीं करता है। क्या होता है जरा बोलो, एन एम्पलीफायर विद फीडबैक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एन अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जनरेट वेव फॉर्म। पहला आपके पास साइन, दूसरा है आपके पास स्क्वायर, तीसरा है आपके पास ट्राइंगुलर, ठीक है, तीसरा आपके पास ऑल, ठीक है, ऑल द अबव। ठीक है, अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर आपके पास कौन सा वेवफॉर्म क्रिएट करता है, बताओ। अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में नोट्स में लिखा होगा कि कौन सा वेव बनाता है, अगर वेवफॉर्म बनाता है, कौन सा वेवफॉर्म बनाता है जरा बोलो। ये बनाता है आपके पास क्या, अनस्टेबल आपके पास बनाता है स्क्वायर वेवफॉर्म। ठीक है, देखना जरा उसमें आपके पास कौन सी वेवफॉर्म के बनाता है जरा बोलो, ये स्क्वायर वेवफॉर्म बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ऑसिलेटर आपके पास सर्किट है, आपको बताइए ऑसिलेटर सर्किट के अंदर आपके पास नॉन साइनोसाइडल केस है, ठीक है, ट्राइंगुलर नहीं। कौन सा यूज वेवफॉर्म बनाता है, स्क्वायर। दूसरा नेक्स्ट आपके पास अस्टेबल आपके पास नेक्स्ट है, अब बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज, ठीक है। पहला है आपका ऑप्शन ट्रिगर्ड ऑसिलेटर बोलते हैं, क्या है इसको, वाला ट्रिगर्ड ऑसिलेटर। दूसरा आपसे बोल रहा है आपके पास क्या, साइन वेव, आपके पास साइन वेव ऑसिलेटर। तीसरा है फ्री ट्यूनिंग ऑसिलेटर। चौथा है सॉ टूथ ऑसिलेटर।
बोलो। अब बाइस्टेबल आपको मल्टी वाइब्रेटर को हम आपके पास क्या बोलते हैं, जो बाइस्टेबल होते हैं उनको हम क्या और क्या बोलते हैं? अब इसको हम बोलते हैं ट्रिगर्ड या फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। इनको हम और क्या बोलते हैं? फ्लिप फ्लॉप ऑसिलेटर सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। फ्लिप फ्लॉप बोलो या आपके पास बोलो ट्रिगर्ड ऑसिलेटर बोलो, बात एक ही है। ठीक है। फ्री ट्यूनिंग वाले को किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं अनस्टेबल आपके पास मल्टी वाइब्रेटर जो होते हैं उसको बोलते हैं फ्री ट्यूनिंग। क्या बोलते हैं हमें आपके पास? फ्री ट्यूनिंग आपके पास ऑसिलेटर बोलते हैं या फ्री रनिंग भी बोलते हैं। ठीक है। इसको हम किसको बोलते हैं? अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को, मल्टी वाइब्रेटर को बोलते हैं। फ्री रनिंग या फ्री ट्यूनिंग, बात है क्या? ये तो है ही नहीं कुछ भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फॉर अ ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर act as a switch, act as a switch. It must be in पहला एक्टिव रीजन, दूसरा सैचुरेशन रीजन, तीसरा कट ऑफ रीजन, चौथा सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन। बोलो, ट्रांजिस्टर स्विच की तरह कौन सा उसमें काम करता है? ट्रांजिस्टर एज एन स्विच, पता है ना? ट्रांजिस्टर का मैंने आपको बाद 3 एप्लीकेशन बहुत फेमस बताई हैं। ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं, ठीक है, ऑसिलेटर की तरह यूज करते हैं, और तीसरा क्या बताया था? स्विच की तरह यूज करते हैं। ठीक है, और तो है ये तो ये आपके पास मेन इसके एप्लीकेशन है। अच्छा मुझे एक बात बताओ तो फिर फॉर अ ट्रांजिस्टर एक्ट एज एन स्विच इट मस्ट बी ऑपरेटेड, किस किस रीजन में आता है? स्विच की तरह। स्विच की तरह आपके पास काम किस रीजन में करता है? सैचुरेशन में। इसका मतलब आपने आधा ही सुना। फिर ये स्विच ऐसा बोला कि इसने ऑन स्विच या ऑफ स्विच बोला क्या? ऑन या ऑफ तो बोला ही नहीं है। ऑन बोलता है सैचुरेशन में करंट मैक्सिमम होती है तो आप ऑन स्विच बोलते हैं, कट ऑफ में करंट जीरो होती है तो आप ऑफ स्विच बोलते हैं। लेकिन इसने क्या बोला है? स्विच बोला। स्विच में क्या होता है? ऑन ऑफ दोनों होते हैं। तो आपके पास सैचुरेशन और एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन दोनों आएंगे, और वो दोनों किसमें जरा बोलो? डी में। ये इसमें सैचुरेशन में किसकी तरह काम करता है? ऑन स्विच की तरह। कौन? ट्रांजिस्टर। इसमें किसकी तरह काम करता है जरा बोलो? ऑफ स्विच की तरह। ये समझ में आई बात? और जब आपसे बोला सिंपल स्विच बोला जाए, स्विच स्विच में दोनों होते हैं, ऑन ऑफ दोनों होते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए, आपको ऑप्शन डी देना होगा। हाँ, ऑन बोला होता तो सैचुरेशन, ऑफ बोला होता कट ऑफ। स्विच बोला है तो सैचुरेशन और आपके पास कट ऑफ दोनों आएंगे भाई, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट है फॉर अ ट्रांजिस्टर इन सी मोड, फॉर अ ट्रांजिस्टर इन सी मोड टू बी यूज्ड to be used as amplifier, it must be operated, it must be operated operated in पहला कट ऑफ रीजन ओनली,
कट ऑफ रीजन ओनली, दूसरा सैचुरेशन रीजन ओनली, तीसरा एक्टिव रीजन ओनली, और कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन। बोलो भाई, फॉर अ ट्रांजिस्टर इन सी मोड टू बी यूज्ड इन एम्पलीफायर इट मस्ट बी ऑपरेटेड इन। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह कौन से रीजन में काम करता है? एक्टिव रीजन में। अरे स्विच की तरह, स्विच की तरह कहां काम करता है? यहाँ तो बचा कौन सा? एक्टिव ही तो बचा। और आपके पास एम्पलीफायर आपके पास किसकी तरह काम करता है जरा बोलो? एक्टिव रीजन में। एक ट्रांजिस्टर जो है एम्पलीफायर की तरह काम करता है एक्टिव रीजन में, ये पता होना चाहिए भाई। ठीक है, ये सारी बात आपने देख रखी है। एक्टिव रीजन में आपके पास ट्रांजिस्टर जो है एम्पलीफायर की तरह काम करता है भाई। ठीक है, बोलो हटा दे इसको, क्या हुआ? हटा दे। For a transistor, alpha and beta are given as alpha equal to IC by I and beta equal to IC by IB. ठीक है, then the correct relation between alpha and beta are, पहला अल्फा 1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाय बीटा, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है बीटा इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। तीसरा ऑप्शन है अल्फा बीटा इक्वल टू 1। चौथा ऑप्शन है अल्फा इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। चलो हटाओ तो इसको, फिर तो इसको नोट करो, फटाक से बताते हैं। फिर रिलेशन थोड़ा बहुत डिराइव करना आना चाहिए वाला, क्योंकि सिंपली डिराइव हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। चलो, अल्फा आपको पता है और बीटा आपको दे रखा है। अच्छा, किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए एक बात तो क्लियर होती है। क्या क्लियर होती है जरा बताओ तो, जरा बोलो। हमारे पास होता है जो आई होता है वो किसके इक्वल होता है? आई बी प्लस आई सी, होता नहीं होता है? अगर पूरी इक्वेशन को मैं किससे डिवाइड कर दूं? आई सी से अगर डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आई डिवाइडेड बाय आई सी, और ये कितना आ जाएगा? आई बी डिवाइडेड बाय कितना आएगा जरा बोलो? आई सी, प्लस कितना आ जाएगा? 1। एक काम करिए, इसको 1 ओवर आपके पास आई सी बाय आई लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए 1 ओवर आपके पास आई सी बाय आपके पास आई बी, और इसको लिख दीजिए +1 ओवर में ले जाओ इसको। ये कितना है जरा बोलो? 1 बाय ये पूरा का पूरा, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? अल्फा, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? बीटा, +1 है। तो यहां से कितना आ जाएगा जरा बोलो? यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बाय अल्फा इक्वल टू हमारे पास आया 1 बाय बीटा डिवाइडेड बाय बीटा। तो अल्फा की वैल्यू आई बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं, अल्फा की वैल्यू ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये भी ऑप्शन खत्म हो गए। अब बचा ये और ये तो वैसे नहीं है, तो यही होना है। देख लो आप, बीटा की वैल्यू निकाल के चेक कर लो, कितना आएगा? अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा? बीटा, उस तरफ ले जाओ, बीटा कॉमन आएगा, कितना आ जाएगा? 1 माइनस अल्फा। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ये किसकी वैल्यू आ गई? बीटा की वैल्यू आ गई। नहीं आई बात समझ में? बोलो किससे डिवाइड करना है? सबसे पहले आईसी से, फिर उसके बाद आपको वैल्यू दे रखी है। वहां भी ऐसे ही किया था, वहां कुछ नया नहीं किया था, वहां भी ऐसे ही किया था। हाँ, पहले आईसी से डिवाइड किया। ये बताना ट्रांजिस्टर के लिए इक्वेशन क्या होती है? ये कहां से आती है? ट्रांजिस्टर की इक्वेशन होती है ना, पता है ना? चाहे ट्रांजिस्टर किसी भी मोड में हो,
हमेशा क्या होता है, आई की वैल्यू क्या होती है, आईबी प्लस आईसी। मैंने आईसी से डिवाइड कर दिया, इसकी वैल्यू आपको दे रखी अल्फा, इसकी वैल्यू मैंने फिर आई को नीचे ले गया, इसकी वैल्यू अल्फा दे रखी, बीटा दे रखी, और यहाँ से सॉल्व करके ये आ गया। तो कौन सा रिलेशन हो जाएगा, ए बी सी डी, ये भी नहीं है, तो आपके पास कौन सा हो जाएगा, ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, इफ emitter current changed by emitter current changed by 4 milliampere, 4 milliampere, the collector current changes by, the collector current changes by 3.5 मिली एम्पियर। ठीक है, 3.5 मिली एम्पियर। फिर आपसे बोला आपके पास क्या, द वैल्यू ऑफ बीटा इज, द वैल्यू ऑफ बीटा, करंट गेन बीटा आपको बताइए। कॉमन आपके पास हम किस में डिफाइन करते हैं, एमिटर में। बीटा इज कितना होगा, पहला ऑप्शन है 3.5, दूसरा ऑप्शन है 0.5, तीसरा है 0.875, चौथा ऑप्शन है 7। इफ बोला इमिटर करंट बोला 4 एम्पियर से चेंज हो रही है, कलेक्टर करंट चेंजेस बाय इतना, तो वैल्यू ऑफ बीटा। अच्छा बीटा होता क्या बताओ तो जरा, ये होता आईसी बाई क्या होता है जरा बोलो, आईबी। और चेंजेस की बात करा तो दोनों में यहाँ क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। बात समझ आई। तो आपको बताना क्या है जरा बताओ, आपको आईसी बताना चाहिए, आईबी बतानी चाहिए। आईसी तो ऑलरेडी पता है, कलेक्टर करंट में चेंज कितना आ रहा है ये ऑलरेडी पता है, कितना जरा बोलो 3.5 मिली एम्पियर। इसका मतलब कैलकुलेट क्या करना है जरा बोलो, आईबी पता करना। आईबी निकाल सकते हो आप, कहां से निकाल सकते हो, आईबी की वैल्यू सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करोगे जरा देखो, आईबी कहां से निकाल सकते हो, हमको एक इक्वेशन पता होती है, आई ये अभी मैंने बोला था, ये होती है आईबी प्लस आईसी। तो यहां से जब चेंज करेंगे तो पूरी इक्वेशन में कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा डेल्टा आई, डेल्टा आपके पास आईसी प्लस डेल्टा आईबी। ठीक, डेल्टा आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 मिली एम्पियर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.5 मिली एम्पियर। यह क्या हुआ, डेल्टा आई बी। ठीक है, तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास कितना, इसको इधर ले जाओ, 0.5 आ जाएगा, 4 है तो कितना आ जाएगा, 0.5 मिली एम्पियर। किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये डेल्टा, ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा आईबी की वैल्यू। ठीक, ये आ गया। अब बीटा निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या है जरा बोलो, कहां गए डेल्टा आपके पास, ये कहां है, ये लिखा है डेल्टा आपके पास, इसकी 3.5 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय 0.5 आपके पास क्या जरा बोलो, मिली एम्पियर। मिली एम्पियर से मिली एम्पियर कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, कितना आ गया बीटा की वैल्यू 7। आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, कौन सी इक्वेशन, एक ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, और दूसरा अल्फा पता होना चाहिए, बीटा पता होना चाहिए, आप सारी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। बीटा की वैल्यू होती है आई डेल्टा आईसी बाय आईबी, लेकिन चेंजेस के लिए बोला तो चेंज लगा दो, क्या करना है उससे, कुछ नहीं करना है। दूसरा आपके पास आई की वैल्यू होती है आईबी प्लस आईसी, और इन्हें हमें दो वैल्यू दे रखी थी, किस किस की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा आपके पास आई की वैल्यू भी दे रखी है, डेल्टा आई आपके पास दे रखा है आपके पास कितना, 4 एम्पियर। ये भी आईसी भी दे रखा है, और आपके पास ये भी दे रखा है, दोनों के लिए यहाँ रख दिया, आई भी आ गया, क्योंकि मुझे आई भी चाहिए, आईसी तो दे ही रखा है, तो यहाँ से आ गया आपके पास 7, इसके लिए बीटा की वैल्यू। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट है इन अ कॉमन, ठीक है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, एमिटर एम्पलीफायर, एम्पलीफायर सर्किट यूजिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन transistor, the phase difference between the phase
difference between the input and output voltage, between the input and output voltage। पहला 45 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 135 डिग्री, चौथा 180 डिग्री। बोलो भाई, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और सिंपल भी है। फटाफट बताओ तो। इन कॉमन सीई मोड में एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर होता है तो इनपुट और आउटपुट में आपके पास क्या होता है, जरा बोलो। ट्रांजिस्टर जब कॉमन मोड में होता है, चाहे आपके पास एनपीएन में पीएनपी हो, ये समझ में आना चाहिए, हम एनपीएन यूज करते हैं खासकर। अगर हमारे पास इनपुट सिग्नल अगर ऐसा होता है तो आउटपुट कैसा मिलता है, जरा बोलो। ट्रांजिस्टर का आउटपुट कैसा होता है? ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर की तरह यूज कर रहा है, कैसा आउटपुट होता है उसका? ऐसा। कितने का फेज आ जाता है, जरा बोलो। 180 डिग्री का। पहले ऊपर होता है तो नीचे आ जाता है, इसका मतलब कितने का फेज आ गया? 180 डिग्री का फेज आ गया। और कॉमन बेस में आपके पास कोई फेज आता है क्या? नहीं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कितने का फेज आता है? 0 का फेज डिफरेंस आता है। ये 10-12 पॉइंट लिखाए होंगे आपको, उसी से आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा? ये। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इन फुल वेव रेक्टिफायर with input frequency 60 हर्ट्ज। ठीक है। द रिपल in the output ठीक है। द रिपल फ्रीक्वेंसी लिखना। द रिपल फ्रीक्वेंसी इन द आउटपुट इज, पहला ऑप्शन है 30, दूसरा आपके पास 60, तीसरा 120, चौथा आपके पास 60 का स्क्वायर। बोलो। इन फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, तो आउटपुट जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? लिखाए होंगे। बोलिए। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है? हाफ वेव में क्या होता है? अगर ये हाफ वेव अगर रेक्टिफायर है, हाफ वेव, तो यहां अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर आपके पास ये है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी अगर एफ नॉट है, तो एफ नॉट की वैल्यू किसकी इक्वल होती है? एफ इनपुट की इक्वल होती है। फुल वेव में क्या हो जाता है? अगर ये फुल वेव रेक्टिफायर है, अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर मैं एफ आई बोल रहा हूं, अगर आउटपुट फ्रीक्वेंसी अगर एफ नॉट बोल रहा हूं, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, जरा बोलो। जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है क्या होती है, जरा बोलो। 2 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है। ये बात समझ नहीं है? तो कितनी देर की, जरा बोलो। 2 इंटू कितना आ जाएगा? 60, तो कितना आ जाएगा? आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा? 120 हर्ट्ज। ये बात समझ आई नहीं है? कितना हो जाएगा? 120 हर्ट्ज। चलिए, फुल वेव में दुगुनी हो जाती है, हाफ वेव में वही रहती है। अगर ये हाफ वेव बोला होता, ये फुल वेव की कहानी है। फुल वेव में 2 टाइम्स हो जाती है। द मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग एलईडी इज, पहला है सिलिकन, दूसरा है जर्मेनियम, तीसरा है
गैलियम आर्सेनाइड, फास्फोरस, चौथा है नन ऑफ दीज। ठीक है, ये बोलो फटाफट, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलना है। हाँ बिल्कुल, क्यों? क्योंकि एलईडी में कैसे आपके पास सेमीकंडक्टर यूज किए जाते हैं, जरा बोलो। कंपाउंड, अरे बोलो सेमीकंडक्टर। और कंपाउंड सेमीकंडक्टर इसमें सिर्फ क्या है, ये बाकी तो प्योर ही है। कौन से सेमीकंडक्टर यूज किए जाते हैं? कंपाउंड। और कंपाउंड कौन सा है? एक ही है और आपके पास वो है सी। नेक्स्ट, क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास ए एम्पलीफायर, एम्पलीफायर कैरेक्टराइज बाई, ठीक है। पहला ऑप्शन है मिनिमम इफिशिएंसी, ठीक है। पहला ऑप्शन है मैक्सिमम इफिशिएंसी, ठीक है। मिनिमम डिस्टॉर्शन, अब आपको टेबल याद होनी चाहिए। दूसरा है आपके पास मिनिमम, आपके पास इफिशिएंसी, मैक्सिमम आपके पास डिस्टॉर्शन। तीसरा है मिनिमम आपके पास इफिशिएंसी, मिनिमम आपके पास डिस्टॉर्शन। चौथा है मैक्सिमम आपके पास एफिशिएंसी, मैक्सिमम आपके पास डिस्टॉर्शन। बोलो, ये मिनिमम लिखा है, ये MIN मिनिमम है, ये MAX मैक्सिमम है। बोलो क्या आता है? क्लास ए में आपको पता है एफिशिएंसी कितनी आती है? सबसे कम आती है, कितनी? 25% के आसपास। और उसमें डिस्टॉर्शन भी कितना होता है, जरा बोलो। कुछ डिस्टॉर्शन होता है क्या? नहीं। और में डिस्टॉर्शन कुछ ना कुछ आता है, लेकिन इसका डिस्टॉर्शन कितना होता है? 0। समझ में आई नहीं आई बात? क्लास ए पावर एम्पलीफायर में अगर आप देखोगे डिस्टॉर्शन कितना होता है, जरा बोलो। 0 होता है। और दूसरा एफिशिएंसी भी कैसी होती है? मिनिमम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी है, सही है। कोई प्रॉब्लम? आगे चलें, चलो फिर। एन एम्पलीफायर, an amplifier in which collector current flow for more than half cycle, but less than full cycle of the AC signal applied is। पहला ऑप्शन आपके पास क्लास ए एम्पलीफायर, दूसरा आपके पास क्लास बी एम्पलीफायर, तीसरा है क्लास ए बी एम्पलीफायर, चौथा है नन ऑफ दिस। चौथा है नन ऑफ दिस। बोलो, अब याद हो टेबल? वो टेबल याद होनी चाहिए तभी तो काम चलेगा। क्लास ए में क्या होता था, याद है? ये अगर हमारे पास इनपुट जो अगर सिग्नल है, तो आउटपुट में जो सिग्नल मिलता था, वो आउटपुट में सिग्नल कैसे मिलता था? क्लास ए में अगर ये अगर इनपुट सिग्नल है, तो अगर आउटपुट में कंप्लीट सिग्नल मिलता था हमको। आउटपुट जो सिग्नल होता है ऐसे कंप्लीट होता है, ये 360 डिग्री होता है, ऐसे करके कंप्लीट सिग्नल मिलता है। क्लास बी में अगर आप बात करोगे, ये सिग्नल कैसा हो जाता है? आधा हो जाता है। कैसा हो जाता है, जरा बोलो? आधा, ऐसा। क्लास ए बी में बात करोगे, ये आधे से ज्यादा होता है, और 180 से 360 से क्या होता है? कम, ऐसा होता है। ठीक, ये समझ में आने चाहिए। ठीक है, इसमें 360 डिग्री का कंडक्शन होता है, इसमें 180 डिग्री का कंडक्शन होता है। इसमें जो कंडक्शन होता है वो आपके पास किसके बीच में होता है? 180 डिग्री और 360 के बीच में।
उससे ज्यादा उससे कम, कंडक्शन जो होता है, कंडक्शन एंगल जो होगा कितने का होगा, वो ये होगा। ठीक, ये याद आ रहा है? तो कौन सा हो जाएगा जरा बोलो, क्या बोला, बोला ना, कलेक्टर करंट फ्लो फॉर मोर देन हाफ साइकिल लेस देन फुल साइकिल। तो फुल साइकिल ये होती है, फुल साइकिल से कम, और आपके पास ये, तो ये इसमें होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग, आउट ऑफ द फॉलोइंग the logic gate which has output ये मत देखना, ठीक है, इसमें लिखना, ये लिखना, द आउटपुट लिखना, द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट, लॉजिक सर्किट इज, पहला ऑप्शन है y इक्वल टू ए प्लस बी का बार, दूसरा है y इक्वल टू आपके पास a इंटू बी, तीसरा है y इक्वल टू आपके पास a बार प्लस b बार, ठीक है, का होल बार, ठीक है, तीसरा है आपके पास y इक्वल टू आपके पास a इंटू बी का सेपरेटली बार। ठीक है, तो सर्किट क्या दे रखा है आपको, सर्किट कुछ ऐसा दे रखा है, ये दे रखा ए, ये दे रखा बी, और इसको टेस्ट कर रखा किससे, आगे जाके एक नॉट गेट से, ऐसे कर। आपको बताना है इसका जो आउटपुट होगा, द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट बोला, इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ, क्या आएगा लॉजिक, इसका आउटपुट बोलो, क्या करेंगे। ये सबसे पहले क्या हो रहा है जरा बोलो, यहां पर क्या मिलेगा, वाई डैश में क्या मिलेगा जरा बोलो, इसको मैंने वाई डैश बोल दिया, क्या मिलेगा, ए इंटू बी, क्योंकि एंड गेट है, क्या कौन सा गेट है, एंड गेट। फिर ये क्या कर देगा इसको नॉट, तो वाई डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए इंटू बी का क्या आ जाएगा बार, खत्म, क्या आ जाएगा, ए इंटू बी का बार। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, बी। नेक्स्ट, नैंड गेट, क्वेश्चन सेम है, फिर लिखना एंड, फिर नेक्स्ट लिखना नॉट गेट, नेक्स्ट लिखना आपके पास और गेट। आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट क्या होगा बोला, एंड गेट होगा, नैंड गेट होगा, ठीक है, नॉट गेट होगा और गेट होगा। एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, ठीक है, तीन कौन से गेट हैं, ठीक है, ये सर्किट दे रखा है, आपको बताना है, ये दे रखा ए, ये दे रखा बी, ये दे रखा सी, आपको वाई बताना है, बताओ तो फिर। इससे पहले वाला नॉर था, बिल्कुल सही, चलो, एंड और प्लस नॉट नॉर, बिल्कुल। अच्छा ये बताओ फिर, अब चलो मुझे इसे बताओ तो ये क्या है, ये कौन सा गेट है, ये नॉट है, एक इनपुट एक आउटपुट, नॉट समझना, ठीक है, ये ध्यान में रखना। किससे बना हुआ नॉट है जरा बताओ तो, नॉट से बना हुआ नॉट है नहीं है। इसका आउटपुट क्या आएगा, ए बार, इसका आउटपुट आएगा बी बार, इसका आउटपुट आएगा सी बार।
ये क्या, ये कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट है, नॉर, नॉर, हाँ। तो नॉर करता क्या, पहले और करता है फिर नॉट कर देता है। तो पहले क्या करेगा ये क्या करेगा, सबसे पहले पहले आपके पास इनको क्या करेगा, ऐड करेगा और करेगा, फिर इन पे क्या कर देगा, बार लगा देगा, नॉट लगा देगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बुलियन से एक्सपेंड कर दो, किससे, जो आपने पढ़ रखा है डी मॉर्गन थ्योरम। तो a इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी क्या होता है, ए इंटू बी इंटू सी क्या होता है, ए इंटू बी इंटू सी क्या होता है, हाँ ये ध्यान में रखना, ए इंटू बी इंटू सी होता है एंड, ठीक है। चलो गलत नहीं बताना है। नेक्स्ट, और रटना नहीं है क्योंकि इसको रट ही नहीं सकते आप, ठीक है। सब इसके सारी वैल्यू आपको पास कैलकुलेट करनी है। बताओ कौन सा आपके पास गेट बन रहा है करके, एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ कौन सा गेट बन रहा है। हाँ अभी भी आपके पास वही बनेगा। ये कितना आ जाएगा, अरे उसके लिए दो के लिए आ जाएगा, ये आ जाएगा बी बार, पहले ये क्या करेगा, इन दोनों को क्या करेगा, ऐड करेगा, फिर क्या चढ़ा देगा बार। तो ए इंटू कितना आ जाएगा, ए का बार, बी इंटू बी का बार। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इंटू बी, और वाई को ए इंटू बी क्या आ जाएगा, जरा बोलो, एंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये आपके पास ए बी है, ये वाई डैश है, ठीक है। चलो वाई डैश नहीं है तो अपने सॉल्व करने के लिए आउटपुट बताना आपको क्या आएगा करके, कौन सा गेट आएगा आउटपुट, ठीक है। कौन सा गेट आएगा आउटपुट बताना, पहला है और गेट, दूसरा है नॉर गेट, तीसरा है नैंड गेट, और चौथा है नॉट गेट। बताओ तो फिर कौन सा गेट आ रहे हैं, ये यहीं पर तक है, बोलो कौन सा गेट आएगा ये। अच्छा ये कितना आ जाएगा जरा बोलो, इसको मैंने वाई डैश बोल दिया, वाई डैश कितना आएगा जरा बताओ तो, पहले दोनों का ऐड करेगा ये, फिर एक ऊपर क्या चढ़ा देगा ये बार, इसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या चढ़ा देगा बार, फिर यह क्या करेगा, वाई डबल डैश बोल दिया इसका जो आउटपुट है। वाई डबल डैश क्या करेगा, इसको एक बार नोट कर देगा, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का बार, तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी। फिर ये क्या करेगा, एक बार और नोट कर देगा, तो वाई ट्रिपल डैश मैंने बोल दिया, या वाई जिसको आप बोल सकते हो। कितना आ जाएगा, ए प्लस बी के ऊपर फिर क्या चला देगा बार। ये कौन सा होता है जरा बोलो, क्या है किसका एक्सप्रेशन है, नॉर का, और प्लस नॉट नॉर, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, which gate is called, which gate is called इन्वर्टर गेट। पहला आपके पास और गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा नॉट गेट, चौथा नॉन ऑफ दिस। इन्वर्टर गेट किसको बोलते हैं, बोलो इन्वर्टर गेट किसको बोलते हैं, इन्वर्टर गेट बोलते हैं आपको किसको, नॉट को,
इसको बोलते हैं नॉट गो, क्योंकि सिग्नल को उल्टा कर देता है। सिग्नल को क्या कर देता है जरा बोलो, उल्टा। इन्वर्टर गेट आपके पास किसको बोलते हैं, नॉट गेट। नॉट गेट का सिंबल कैसा होता है, ये बहुत बार बना दिया आपने, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट लिखना क्वेश्चन, ऑक्टल 45, ठीक, या 45 8 भी लिखा हो सकता है, इज इक्विवेलेंट टू बाइनरी। बाइनरी पहला है आपके पास 10010, ये उस पर, हाँ ये ध्यान में रखना, पता है ना इसे ऐसे लिखा होता है। चलो दूसरा 100012, तीसरा है 100101, चौथा ऑप्शन है 111002। बोलो, ऑक्टल आपके पास 45 8 दे रखा है, कन्वर्ट करना आपके पास क्या 2 में, तो कैसे कन्वर्ट करते थे, रूल क्या था, 4 to 1 रूल अप्लाई करिए। 4 to 1 रूल, 45 दे रखा, इसको 4 to 1 रूल के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो, 4 की जगह 1 आ जाएगा, इन दोनों की जगह कितना आ जाएगा 0। अब 5 को क्या लिख सकते हो, इसकी जगह 5 को क्या लिख सकते हो, 4 और 1 5, तो इसकी जगह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 0, यह आएगा 1, और ये कितना आ जाएगा 2, तो कन्वर्ट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है यार, आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इन हेक्साडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या आएगा, हेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या आएगा। पहला ऑप्शन है आपके पास AC16, दूसरा आपके पास है FC16, तीसरा तीसरा ऑप्शन है BC16, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चलो बोलो, हेक्साडेसिमल सिस्टम आपको लिखना है 11111.11, इसको ये 2 है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, 16 में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको पास एक काम कहा था, एक काम कर लो, 8421 रूल यूज कर लो। कौन सा, 8421 रूल यूज कर सकते हो आप, उल्टा करना पड़ेगा लेकिन, ठीक है, पेयर बनाने पड़ेंगे। इसके तो पेयर बने हुए हैं, जिनके पेयर नहीं बने होते उनके आपके पास पॉइंट के बाद अगर इसके इधर 0 लिखते हैं, उसको उधर 0 लिखते हैं। पॉइंट के इधर वालों का राइट साइड लिखेंगे, मतलब लेफ्ट साइड लिखेंगे आपकी तरफ से, और जो पॉइंट का आपके पास पॉइंट के बाद वाले नंबर में राइट तरफ 0 लगाएंगे। कितना आ जाएगा, 0.100 पेयर बनेंगे। 4 आपके पास, ये 4, ये हो गया 8421, ये हो गया 8421। अब जो नंबर है उसके लिए आपके पास नंबर असाइन करिए, बाकी को आपको पास रख दीजिए। 8421 ऐड करके कितना आ जाएगा जरा बोलो, ये हेक्साडेसिमल में कितना होता है, 8 और 4 आपके पास 12, 12 और 3 कितना 15, ठीक। लेकिन 15 तो होता ही नहीं है हेक्साडेसिमल में, ये तो डेसिमल में आ जाएगा। हेक्साडेसिमल में 15 को क्या लिखते हैं जरा बताओ तो, क्या लिखते हैं F, क्या लिखते हैं F, पता है ना, ऐसे करके स्टार्ट होता है ABCDEF करके, 10 11 12 13 14 15 ऐसे करके नंबर स्टार्ट होते हैं। 9 के बाद क्या होता है 10, 10 को हम क्या बोलते हैं, 10 को बोलते हैं A। तो 15 को क्या बोलते हैं जरा बताओ तो, 15 आ रहा है, 15 आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं F। और ये कितना आ रहा है जरा बोलो, 8 4 12, 12 को क्या बोलते हैं जरा बोलो C। और किसमें कन्वर्ट हो गया उसमें, तो आ जाएगा FC16, ऑप्शन बी। क्या आ जाएगा, FC16, ऑप्शन बी, बिल्कुल ठीक है। तो ये है हमारी कहानी। चलिए बाकी बात करेंगे, आज की क्लास में इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें डिस्कस करेंगे लास्ट आपकी यूनिट सॉलिड स्टेट।